जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं MNT न्यूज़ बुलेटिन में कुछ विशेष खबरें। वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अप्रत्याशित चुनौती के रूप में तमिलनाडु के 111 किसानों ने मोदी के खिलाफ चुनावी लड़ाई लड़ने और नामांकन दाखिल करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर चुके इन किसानों ने महत्वपूर्ण चुनाव से कुछ दिन पहले ही PM मोदी पर हमला बोला था। तमिलनाडु के किसान नेता P. अय्याकन्नू ने शनिवार को बताया कि राज्य से 111 किसान मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदियों के इंटरलिंकिंग किसान संघ के अध्यक्ष अय्याकन्नू ने कहा कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का निर्णय भाजपा को अपने घोषणा पत्र में उनकी मांगों को शामिल करने का आग्रह करना था, जिसमें कृषि उपज के लिए लाभदायक मूल्य भी शामिल है। मालूम हो कि अय्याकन्नू की अगुवाई में साल 2017 में दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों ने 100 दिनों से अधिक समय तक आंदोलन किया था। अय्याकन्नू ने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो अपने फैसले पर अडिग रहेंगे और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के निर्णय को हर जगह के किसानों और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का समर्थन प्राप्त है। एक खबर के मुताबिक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के घने हसदेव अरण्य जंगलों में परसा में खुले कास्ट कोल माइनिंग के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। हसदेव अरण्य लगभग 170,000 हेक्टेयर में फैले मध्य भारत के बहुत घने जंगल में सबसे बड़ा जंगल है। एक निर्णय में जो भारत में वन संरक्षण के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। परसा खदान खुली कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से सभी वनस्पतियों और मिट्टी को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई शामिल है। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के 3 बार विचार करने के लिए आया था, जिसे मंजूरी से पहले 21 फरवरी 2019 को मंजूरी दी गई थी। इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में EAC ने राज्य जनजाति कल्याण विभाग से परियोजना के लिए ग्राम सभा की स्थिति और जनजातीय आबादी पर प्रभाव के बारे में टिप्पणी मांगी थी। इसने जंगल के माध्यम से चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव पर राज्य वन्यजीव बोर्ड की राय भी मांगी थी। आपको बता दें कि परसा हसदेव अरण्य के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है और इसका स्वामित्व राजस्थान राज्य विद्युत उत्पन्न निगम लिमिटेड के पास है। अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की इकाई राजस्थान कोयलारीज लिमिटेड द्वारा संचालित की जाने वाली खदान की क्षमता 5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस साल फरवरी में इसे चरण 1 वन मंजूरी मिल गई, लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनटों में प्रकाश डाला गया कि खदान के लिए 841 हेक्टेयर के खंड को घने जंगलों में ले जाया जाना चाहिए। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा मैं भी चौकीदार अभियान में जुटी हुई है और पार्टी नेता अपने ट्विटर प्रोफाइल में चौकीदार शब्द जोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार के 10,000 वास्तविक चौकीदारों को वेतन न मिलने की वजह से घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। द टेलीग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गाँव की निगरानी करता है। प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रूपए का वेतन मिलता है। साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं। झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है। 10,000 चौकीदारों के अलावा लगभग 200 दफादार है, जिन्हें हर महीने 22,000 रूपए मिलते हैं। यहाँ तक कि इन्हें भी 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस बकाया का 45% से अधिक उन 8 में से 6 निर्वाचन क्षेत्रों के किसानों का है, जहां 11 अप्रैल को पहले चरण का लोकसभा चुनाव हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में गन्ना आयुक्त कार्यालय द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के अनुसार मौजूदा 2018-2019 पेराई सीजन के दौरान 22 मार्च तक राज्य की चीनी मिलों ने 24,888.65 करोड़ के गन्ने खरीदे थे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य गन्नों के लिए 315 रूपए प्रति क्विंटल और समय से पहले तैयार हो जाने वाले गन्नों को 325 रूपए प्रति क्विंटल पर गन्ना खरीदा गया। चीनी मिलों को गन्ने की खरीदारी के 14 दिनों के भीतर 22,175.21 करोड़ रुपयों का भुगतान करना था, लेकिन वास्तविक भुगतान राशि सिर्फ 12,339.04 करोड़ रुपए रही, जिसमें से 9,836.17 करोड़ रुपए बकाया है। गन्ना किसानों का 10,074.98 करोड़ रुपयों में से 25% से अधिक उत्तर प्रदेश के सिर्फ 6 निर्वाचन क्षेत्रों में मेरठ, बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर की मिलों पर बकाया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम की दिल्ली इकाई की शिकायत के आधार पर चौकीदारों की भर्ती में कथित अनियमितता बरतने और आरोग्य उम्मीदवारों को चुने जाने का मामला दर्ज किया है। एनडीटीवी के अनुसार एफसीआई ने 10 अप्रैल 2017 को दिल्ली क्षेत्र में चौकीदारों की नियुक्ति के लिए एक निजी कंपनी एस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड को ठेका दिया। चौकीदारों की 53 पदों के लिए कुल 1,08,000 आवेदकों ने आवेदन किए। इसके बाद 18 फरवरी 2018 को कई पोस्ट ग्रेजुएट आवेदकों के साथ कुल 98,771 आवेदकों ने लिखित टेस्ट दिया। उसमें 171 आवेदकों का चयन किया गया और दस्तावेजों के सत्यापन और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद 96 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसमें से 53 का चयन कर लिया गया, जबकि फिलहाल 43 आवेदक इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के चयन में गड़बड़ियां देखने के बाद भारतीय खाद्य निगम ने सीबीआई को जाँच करने के लिए केस भेज दिया है। नई दिल्ली के एक आलीशान राजौरी गार्डन रेस्टोरेंट बार के रसोई अपशिष्ट उपचार संयंत्र की सफाई करने के दौरान शनिवार दोपहर 2 लोगों की मौत हो गई। इन सफाई कर्मियों को मास्क, सुरक्षा बेल्ट, दस्ताने और जूते मुहैया नहीं कराए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पायरेट्स ऑफ ग्रिल रेस्टोरेंट के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत दोनों मृतकों को दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बेसमेंट में स्थित प्लांट से बाहर निकाला गया। हालांकि इस घटना में पुलिस ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने से मना कर दिया है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। MNT न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़े अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।